हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के नोट्स हैं। सब्जेक्ट इसमें है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए, इस वीडियो में हम उसके नोट्स देखेंगे। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, तो चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का सर्व प्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो तथा साथ ही उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। देखिए, पाठ्यक्रम जब निर्माण किया जा रहा है तो इस बात का आवश्यक रूप से जो है ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को, वस्तुओं को, उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए जिनका जो बालक है उनके वर्तमान जीवन से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण कर दो जिनका बालकों के ना तो वर्तमान जीवन से कोई संबंध है ना फ्यूचर से कोई संबंध है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहा गया कि जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है तो पाठ्यक्रम का स्वरूप, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु ऐसी हो जिसका बालकों के जो वर्तमान, जो प्रेजेंट लाइफ में उनकी चल रहा है उससे संबंध हो और उनके भावी जीवन में भी उनके लिए उपयोगी हो, इन फ्यूचर भी उनके लिए यूज़फुल होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है, इसको कहते हैं जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। क्योंकि बालक का पाठ्यक्रम जैसा होगा वैसा ही वो सीखेगा, तो पाठ्यक्रम कुछ ऐसा हो जिससे बालक फ्यूचर में अपने लिए कुछ कर सके, कुछ सीख सके ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, सक्सेस, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा के उद्देश्य। इन शॉर्ट बताऊं तो शिक्षा के उद्देश्य, हम पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को जो है पूरा करने में वो हमारी क्या करता है, पाठ्यक्रम हेल्प करता है। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों पर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के जो भी उद्देश्य है, जो भी हमें हासिल करना है, वो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें मद्देनजर रखना चाहिए जब भी पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है, ताकि हमारे जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनकी हम क्या कर सकें, प्राप्ति कर सकें। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्य के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों और क्रियाओं को जो है जोड़ना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हो। जैसे हमारे उद्देश्य हो वैसा ही हमारा क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास करने के साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना है। देखिए, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? बालकों का समस्त रूप से विकास करना, सर्वांगीण रूप से विकास करना, अर्थात शारीरिक रूप से, उनका मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और चारित्रिक रूप से उनका नैतिक चरित्र भी अच्छा हो। साथ ही इन सबके साथ ही उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना है। अर्थात हमारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो ऐसा होना चाहिए जो हमें अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाए और कोई किसी उद्योग में भी जो है निपुण कर सके, ताकि इन फ्यूचर जो है बालक जो है अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, कुछ कमा के। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें उन उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए। थर्ड है उपयोगिता का सिद्धांत, जो जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए उपयोगी हो, उसको कहा जा रहा है उपयोगिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत के लगभग अनुरूप ही है। जो हमारा जीवन का सिद्धांत था, ये देखिए, ये वाला जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, इसके सेम ही बताया जा रहा है। इसको देखिए, अब यह सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत के लगभग अनुरूप ही है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। वापस वही बात आ गई जो जीवन वाले में थी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालकों के फ्यूचर के लिए उपयोगी हो, यूज़फुल हो, ताकि कुछ ना कुछ वो काम कर सके।
नन का मानना है, नन थे, इन्होंने क्या माना कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहते। जो मनुष्य हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, ऐसे समझिए आप, तो वो केवल इसलिए नहीं पढ़ाई करवा रहे हैं कि वो दुनिया के सामने बखान कर सके हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, या केवल दिखावे करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। बल्कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हो। ना कि केवल प्रदर्शन किया जाए कि पढ़ा लिखा हमारा बच्चा है, बल्कि वो कुछ ऐसा सीख सके जो उनके फ्यूचर में काम आ सके, हेल्प कर सके उनकी, और जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, सफलता को प्राप्त कर सके। फोर्थ है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। मनोविज्ञान, जैसा कि मनोविज्ञान आपने पढ़ी होगी बीएड फर्स्ट ईयर में, मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दे रहा है आजकल, कि जो भी शिक्षा हो वो बालकों को केंद्र में रखकर ही दी जानी चाहिए। चाहे वो पाठ्यक्रम निर्माण हो, चाहे वो क्लास में पढ़ा रहा हो टीचर, कि केंद्र कौन होना चाहिए शिक्षा का, बालक होना चाहिए। बालक को केंद्र में रख के आप पढ़ाइए। बालक का किस में इंटरेस्ट है, क्या उसकी नीड्स हैं, मतलब आवश्यकताएं हैं, क्या वो चाहता है, क्या वो नहीं चाहता, क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है, तो बालक को केंद्र रख के आप पढ़ाइए। उसी हिसाब से पाठ्यक्रम है कि मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है, अतः इसके अनुसार पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित, अर्थात बच्चों के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, मतलब बालकों का किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आवश्यकताओं, उनकी नीड्स क्या हैं, क्षमताओं, योग्यताओं एवं मनोवृत्ति तथा बुद्धि के अनुसार, बुद्धि और आयु, एज के अनुसार होना चाहिए। इंटेलिजेंस उनकी कैसी है, बुद्धि जो है उनकी कैसी है, क्षमताएं कैसी है, इसके अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण। इसलिए बालक को जो है मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस बार तो आपके नहीं है साइकोलॉजी, बीएड फर्स्ट ईयर में आपके थी तो आपने पढ़ी होगी। जिससे बालकों को अपनी रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाएं चुनने का अवसर प्राप्त हो। देखिए चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाते हैं लाइक करना, सो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिफ्थ है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। देखिए काफ़ी सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो स्टडी में भी अच्छे होते हैं, और काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो स्टडी में अच्छे ना होकर किसी और क्रिएटिविटी करने में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। जैसे ड्राइंग हो गई अपनी, पेंटिंग हो गई, और लड़कों के लिए भी जूडो कराटे इस टाइप्स के कुछ ले लीजिए, क्रिकेट हो गया। तो ये सब उनके क्या है, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, उनके पास ये पावर हैं, ठीक है, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग कर दिखाने की। ज़रूरी नहीं है वो स्टडी में ही हो, मैंने अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए, उसमें हो सकता है। तो बालकों में रचनात्मक जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक होती है, अतः पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अवसर, ऐसा उनको बालकों को क्या है मौका दिया जाए, ऐसे अवसर उनको प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनके जो रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। उनको दबाना नहीं चाहिए। यदि हमें दिख रहा है कोई बच्चा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है वो, तो हमें उसको बल्कि डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जो वो शक्ति है वो उसको हमें निखारना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उसको, ताकि वो उस शक्ति के माध्यम से अपने भविष्य को जो है उज्जवल बना सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब स्टडी में ही आगे जाएं, सब अपने अपने जो है, जो भी जिनकी योग्यताएं हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टडी में ही आगे जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो जिनमें जो भी शक्तियां हैं उनको जो है उभारना चाहिए। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको, तथा उचित निर्देशन जो है प्रदान किया जाना चाहिए। जिस दिशा में बच्चे का ज़्यादा लगाव है उस दिशा में उसको उचित निर्देशन भी मिलता रहना चाहिए। 6 है खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है, आपको पता है खेलने में बालकों का ज़्यादा ध्यान होता है, किंतु कार्य के प्रति वैसी रुचि प्रदर्शित नहीं करता। इसका कारण यह है कि खेल से उसे आनंद की अनुभूति होती है। जब एक बालक खेल खेलता है, आप चाहे अपने ऊपर ले लीजिए, चाहे पड़ोस के बच्चे देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, बच्चे खेलते हुए काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके।
क्या कहा जा रहा है, जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ा जाए जिससे बालकों को खेल के समान ही ज्ञान प्राप्त करने में भी क्या हो, आनंद की प्राप्ति हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान एवं खेल की क्रियाओं को एक जैसा समझा जाए, बल्कि इसका आशय यह है कि ज्ञान की जो क्रियाएं हैं उनको रुचिकर बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसा किया जाए, इंटरेस्टेड बनाया जाए उसको, उन्हें खेल की क्रियाओं से संबंधित करने का प्रयास किया जाए, ताकि बच्चों को खेल खेल में शिक्षण, आपने सुना होगा ये खेल खेल में शिक्षण करवाना, प्राप्त हो सके। 7th है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को क्या हो सके, अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और सभ्यताएं, परंपराएं, इन सभी का क्या हो सके, ज्ञान हो सके। तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें भी शामिल की जानी चाहिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप जो है कोई एसएसटी की बुक उठा के देखिए, चाहे वो 6 की हो, 7th की हो, 8th की हो, 9th की हो, 10th की हो, तो उन सब में आप देखेंगे तो कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी भारतीय संस्कृति से रिलेट करते होंगे। भारतीय संस्कृति के कौन कौन से त्यौहार हैं, क्या वेशभूषाएं हैं, है ना। तो इस लोक नृत्य, लोक संगीत, गीत, तो इस टाइप का ही वो कहा जा रहा है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बालकों को क्या हो सके, ज्ञान हो सके, इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण ऐसा करवाया जाना चाहिए। तो इस टाइप के जो चैप्टर्स होता है ना, उससे हमें क्या मिलता है, बालकों को क्या मिलता है, उससे अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का क्या मिलता है, उनको मौका मिलता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। शिक्षा का एक उद्देश्य संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण में विकास करना है, अतः पाठ्यक्रम इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। मनोविज्ञान के विकास से पूर्व, जब मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था तब की बात की जा रही है। देखिए, पहले मैं आपको समझाती हूँ लचीलापन क्या होता है और व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। लचीलापन हम उसको कहते हैं, जैसे कोई किसी भी चीज़ में हम अगर जैसे आज कोई चीज़ बन गई, मान लीजिए, अगर उसी चीज़ में हम कल को फेरबदल कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, गुंजाइश है परिवर्तन करने की, तो उसको हम कहेंगे लचीलापन, और नहीं है तो उसको हम लचीलापन नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत लचीलापन इसको हम कहते हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, देखिए आपके दोस्ती ले लीजिए, 3-4 आपका दोस्तों का जो ग्रुप है, क्या वो एक समान है? नहीं। फेस तो बिल्कुल नहीं होगा और हरकतें भी बिल्कुल नहीं होंगी। कोई एक आध हरकत मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज सबका नज़रिया अलग होगा, सबकी सोच अलग होगी, सबको इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होगा। एक दो का हम नहीं कह सकते, बाकी अलग ही होगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। तो इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आप आगे का समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान के विकास से पूर्व सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उपयुक्त समझा जाता था। जब मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो क्या था, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम ही जो है बेस्ट समझा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, परंतु अब मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, आवश्यकताएं, क्षमताएं, योग्यताएं, मनोवृत्तियां एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता, दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी, ज़रूरतें जो भी उनके अलग अलग होंगी, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ, उनकी रुचियाँ, इंटरेस्ट अलग चीज़ में होगा, किसी का खो खो में है, किसी का क्रिकेट में है, किसी का कबड्डी में है, XYZ। उनकी बुद्धि भी अलग होगी, IQ लेवल भी सेम नहीं हो सकता। तो अतः उनका जो है अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व भी आपने BEd फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पर्सनैलिटी, तो सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। इसीलिए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम की अवधारणा भी क्या है, उपयुक्त नहीं है। ऐसा किसने सिद्ध किया? ऐसा सिद्ध किया मनोविज्ञान ने। अतः पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए और लचीलापन तो होना ही चाहिए, ताकि भविष्य में अगर हम उसमें कुछ पाठ्यक्रम में चेंज करना चाहें तो हम कर सकें। इसी को कहते हैं लचीलापन। इससे पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तन, चेंजेस जो हैं किए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षक, जो टीचर है और जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको यह हक अधिकार होना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन एवं सुधार कर सके। टीचर्स को और जो शिक्षण संस्था हैं उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वो समय के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकें,
संशोधन, परिवर्तन और सुधार उसमें कर सके पाठ्यक्रम में। ठीक है। 9th है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध मतलब होता है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेट करना आपस में, सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हो। विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाया जाए, विषयों का आपस में संबंध हो, इस तरीके से। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, नींव होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में सह संबंध का सिद्धांत बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक हो, एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, कोरिलेशन। ठीक है। 10th है जीवन संबंधित क्रियाओं एवं अनुभवों के समावेश का सिद्धांत। जीवन में जितनी भी हमारी क्रियाएं घटती हैं, जो भी होता है हमारे जीवन में, और अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस। देखिए, मनुष्य चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे, चाहे उसके जीवन में परिस्थितियां अच्छी हों चाहे उसके जीवन में परिस्थितियां बुरी हों, एक्सपीरियंस मनुष्य को मिलते ही हैं। ये आप बात ध्यान रखिएगा। चाहे आप अपने लाइफ से रिलेट करके इसको समझिएगा, चाहे हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा तो भी हमें एक्सपीरियंस तो दे के ही जाएगा। अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, खास करके बुरा वक्त तो हमारे जीवन में काफ़ी एक्सपीरियंस लेके ही आता है। तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, जीवन हमारा पूर्ण हो। अतः पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित उन सभी क्रियाओं एवं अनुभवों को स्थान देना चाहिए जिससे बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास, अर्थात सभी तरीके से विकास हो सके। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए उसमें वे सभी क्रियाएं समाहित हो जिससे बालकों का शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चारित्रिक हो, आध्यात्मिक विकास क्या हो सके, संभव हो सके। तो बच्चों के जो अनुभव हैं, पूर्व अनुभव, उनके माध्यम से वो सीख सके, उनका हर तरीके से विकास हो सके, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, आध्यात्म से संबंधित भी जो है बालक का विकास हो हर क्षेत्र में, तो सर्वांगीण रूप से क्या हो सके, विकास हो सके। तो यही थे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।